नमस्कार, बुक बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले हिस्ट्री शुरू करेंगे और सबसे पहले प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस को। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, गुप्त प्रशासन में। सही आंसर क्या होगा? देखिए, अष्टप्रधान या क्वेश्चन में ही दिख रहा है आपको। अष्टप्रधान क्या था? मंत्री परिषद था। तो ये जो मंत्री परिषद था ये मराठा प्रशासन में था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा प्रशासन। अष्टप्रधान जो है इसकी स्थापना की थी शिवाजी ने। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में की थी अष्टप्रधान। अष्टप्रधान नाम से भी पता चल रहा है 8। इसमें 8 अधिकारी होते थे। 8 अधिकारी होते थे इसमें अष्टप्रधान में। ये जो है 8 अधिकारियों का एक मंत्री परिषद था मराठा प्रशासन में। इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, उनको आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि पेशवा, एक नाम होता था अष्टप्रधान में, पेशवा। पेशवा क्या होते थे? ये प्रधानमंत्री होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे इस मंत्री परिषद के। उसके बाद एक आता है सुमंत। इसको दबीर भी बोलते थे, दबीर। ये क्या होता था? ये विदेश मंत्री होता था, विदेश मंत्री। एक होता था अमात्य। अमात्य या उसको मजूमदार भी बोलते थे, मजूमदार। ये होता था आपका वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वाकिया नवीस। वाकिया नवीस, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाकिया नवीस यहां का गृह मंत्री होता था। गृह मंत्री को वाकिया नवीस बोलते थे। एक होता था सर ए नौबत। सर ए नौबत, ये सेनापति होता था। इसके अलावा न्यायाधीश, ये तो पता ही है आपको न्यायाधीश का क्या कार्य होता था। न्यायाधीश होता था, एक होता था पंडित राव। पंडित राव ये उच्च पुजारी होता था। और एक होता था सचिव, ये शाही आदेशों को तैयार करता था, शाही आदेशों को तैयार करने वाला, शाही आदेशों से रिलेटेड था, शाही आदेशों को तैयार करता था। तो पेशवा प्रधानमंत्री, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री, अमात्य मजूमदार वित्त मंत्री, वाकिया नवीस गृह मंत्री, सरे नौबत सेनापति, न्यायाधीश जो न्याय कार्यों को देखता था, पंडित राव उच्च पुजारी हुआ करते थे, सचिव जो शाही आदेशों को तैयार करते थे। ये थे ये 8 अधिकारी जिसको बोलते थे अष्टप्रधान। ये मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। अगला क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मपानी। बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है कहां पे? एलोरा, अजंता, बादामी या बाग? इसका सही आंसर है, क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजंता। अजंता की गुफा में यह बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है। एलोरा जो है ये कहां है? महाराष्ट्र में। अजंता कहां है? ये भी महाराष्ट्र में। बाग की गुफा, इसको बाग की गुफा भी बोलते हैं। बाग की गुफा ये है मध्य प्रदेश में, और बादामी गुफा है कर्नाटक में। बोधिसत्व, बोधिसत्व का अर्थ क्या है? बोधिसत्व मतलब होता है वो जो बुद्ध बनने का सपना देखता हो, बुद्ध बनने की इच्छा रखता हो। पद्मपानी मतलब कमल को धारण किए हुए। तो ये एक पेंटिंग है बोधिसत्व पद्मपानी, ये स्थित है अजंता में। अगला प्रश्न है कि नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत या उत्तर भारत? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर भारत। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। देखिए, दक्षिण भारत में जो है नयनार हुआ करते थे। नयनार ये क्या थे? तमिल संत थे, तमिल भक्ति संत थे। इन लोगों ने जो है 5वीं से 10वीं सदी के बीच जो है भक्ति आंदोलन को बहुत लोकप्रिय बनाया। भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में बहुत कार्य किया, भक्ति आंदोलन।
फिर क्या हुआ कि इस भक्ति आंदोलन को जो है लगभग 12वीं सदी के शुरुआत में, 12वीं सदी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा जो है उनको उत्तर भारत लाया गया। रामानंद द्वारा उत्तर भारत लाया गया, जिसके वजह से ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में भी पॉपुलर हुआ। तो दक्षिण भारत में नयनार तमिल संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की और उसको 12वीं सदी के प्रारंभ में आचार्य रामानंद उत्तर भारत ले आए, जहां पे इनका विकास हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा प्राचीन शहर मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? कब? तो प्रारंभिक वैदिक काल में, वैदिक काल के दौरान। तो इसका क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र और राजगिरी। तो वैदिक काल में, प्रारंभिक वैदिक काल में मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगिरी। ऑप्शन नंबर डी। राजगिरी को भी किस नाम से जाना जाता है? राजगीर। अब इसको राजगीर बोलते हैं। पहले ये सबसे प्रथम राजधानी है, इसकी प्रथम राजधानी हुई मगध साम्राज्य की। उसके बाद के काल में क्या हुआ? पाटलिपुत्र जो है इसको राजधानी बना लिया गया। उदयन ने इसकी स्थापना की थी। उदयन नामक शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसको राजधानी बनाया था बाद के समय में। उसके बाद फिर जो है एक शासक आए थे, शेरशाह सूरी। इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम क्या बदल दिया? पटना। ठीक है, पटना बदल दिया। तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगिरी। मगध साम्राज्य जो है वो 16 महाजनपदों में से एक था। कितने महाजनपद हुए थे? 16। उसमें से एक मगध साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा कथन क्या दिया हुआ है? वेनसंग जो है ये भी एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है, फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और वेनसंग चंद्रगुप्त II के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। इस कथन के अनुसार ये दिया हुआ है। अब बोलता है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये सही है, ये सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या केवल 2 सही है, या केवल 1 सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। दोनों क्वेश्चन क्या है? गलत है। क्यों? फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और वेनसंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो दोनों उल्टा दे दिया है। अगर ऐसा दिया रहता तब सही होता। ठीक है, तो इसको थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, फाहियान, वेनसंग, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा। आप हंसते कैसे हो? हा 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 हा। हमेशा हंसने वाला याद रखिएगा। एच क्या है? वेनसंग। और एच क्या है? ये हा में दूसरा, यह है हर्षवर्धन। हर्ष या हर्षवर्धन। तो वेनसंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हमेशा याद रखिएगा, वेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ये जो फाहियान ये है, फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब देखिए, वेनसंग ने एक बुक लिखा है, इसका नाम है सीयू की। और फाहियान ने एक बुक लिखा है फू को की। इसको याद रखिएगा फूफा से। फूफा जी है ना आपके, उसी से याद रखिएगा। फूफा मतलब फू को की किसने लिखा है? फाहियान ने। आपके फूफा ने लिखा है फू को की। फू को की फाहियान ने लिखा है, सीयू की वेनसंग ने लिखा है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? वेनसंग। हा। ठीक है, एक हा याद रखिएगा, एक फूफा याद रखिएगा, तो दोनों आपको सॉल्व हो जाएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फाहियान जो है
वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वैनसंग हर्षवर्धन के दरबार में। वैनसंग ने बुक लिखा सियुकी और फायान ने बुक लिखा फुकोकी। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। 2 सूचियां दी गई है, उसको मिलान करना है हमें। एक सूची में है चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, विशाखदत्त। दूसरी सूची में है गणित, चिकित्सा, नाटककार और ज्योतिष। मिलान करके देखते हैं कौन सा उत्तर निकलता है। चरक आपको पता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में थे। ब्रह्मगुप्त जो है ये गणित के क्षेत्र में है। वराहमिहिर ज्योतिष और विशाखदत्त नाटककार। यानी 1 का 2, बी का 1, 1 का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। मतलब ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। इसके रचयिता हैं विशाखदत्त। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी। चरक, कामंदक, कौटिल्य और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कामंदक। कामंदक के द्वारा नीतिसार लिखी गई है। कामंदक को कामंदकी नाम से भी जाना जाता है, कामंदकी, ठीक है। और नीतिसार जो ये ग्रंथ लिखा है कामंदक ने, इसको कभी कभी कामंदकीय भी बोला जाता है, कामंदकीय। यह ग्रंथ जो है किस भाषा में है? संस्कृत ग्रंथ है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। एक्चुअली जो है कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र से ही आधारित है। कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। इसी पर आधारित ग्रंथ है नीतिसार, जिसको लिखा है कामंदक ने या कामंदकी ने। कौटिल्य को और भी एक नाम से जाना जाता है, चाणक्य। ये नाम बहुत पॉपुलर है, आप सब जानते होंगे, चाणक्य। इसको विष्णुगुप्त भी किसी किसी ग्रंथ में कहा गया है, विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। इसने लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पर आधारित है नीतिसार, जिसको लिखा है कामंदक ने। अगला प्रश्न है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था। तो चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका को पहले क्या भी बोला जाता है? सीलोन भी बोला जाता है, सीलोन। इसका प्राचीन नाम क्या है? सीलोन। तो सीलोन या श्रीलंका के शासक के कौन थे? मेघवर्मन। इन्होंने बौद्ध मंदिर बनाने के लिए कहा गया में किसकी अनुमति मांगी थी? किस गुप्त राजा की अनुमति मांगी थी? ऑप्शंस है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए, और समुद्रगुप्त ने अनुमति दे दी थी। इस कारण से समुद्रगुप्त को एक और नाम से जाना जाने लगा, अनुकंपवन, मतलब करुणा से भरा हुआ, करुणा से भरा। समुद्रगुप्त को ही अनुकंपवन कहा जाने लगा, करुणा से भरा। अब समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। समुद्रगुप्त जो है किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का चौथा राजा था ये समुद्रगुप्त। इसको एक और नाम से जाना जाता है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। और इसका एक दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभलेख एक प्रशस्ति के रूप में लिखा था, जिसमें कि समुद्रगुप्त के विजयों का, युद्धों का वर्णन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। वास्तव में नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त बोला जाना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ फैक्ट्स हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो सीलोन के राजा मेघवर्मन गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, और समुद्रगुप्त ने अनुमति दे दी थी, इसलिए उसको अनुकंपवन भी कहा गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय या आजीवक संप्रदाय? किससे संबंधित है स्तूप, चैत्य और विहार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से ये सब रिलेटेड है। अब देखिए इसमें चैत्य क्या होता था? बौद्ध धर्म में चैत्य का जो निर्माण किया था, किस लिए? ये इनका पूजा स्थल है। हमारा जिस तरह मंदिर है उसी तरह इसका पूजा स्थल होता था, ठीक है। और विहार, विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बनाया गया था।
बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए। और स्तूप जो है, स्तूप इनका स्मारक स्थल है, इनका स्मारक स्थल है ये। इनमें पवित्र बौद्ध अवशेषों को संरक्षित रखा जाता है। तो चैत्य हो गया पूजा स्थल, विहार हो गया बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, और स्तूप हो गया इसका स्मारक स्थल जिसमें कि पवित्र बौद्ध अवशेषों को संरक्षित रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस जानवर के बारे में पता नहीं था? ऑप्शन है हाथी, घोड़ा, बैल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है घोड़ा। बीपीएससी ने घोड़ा माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में पता नहीं था। देखिए गुजरात में एक पुरातात्विक स्थल मिला है सुरकोटडा, यहां पे जो है ना घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं, अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहां से, घोड़े के अस्थि पंजरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का पूर्णतः ज्ञान नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी घोड़ा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है अनर्त, तक्षशिला, चोल, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी का बीच में दिमाग फिरा था, उसने ये वाला ऑप्शन डालना शुरू किया था जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था। अब ये हटा दिया गया है, अब आपको आने वाले एग्जाम्स में ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। दक्षिणी क्षेत्र को कहते हैं मगध, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध कहा जाता था। इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला। ठीक है, अनर्थ क्या है? अनर्थ जो है महाभारत में जो है वैदिक साम्राज्य को बोला गया है, वैदिक साम्राज्य को अनर्थ बोला गया है। ठीक है, चोल दक्षिण भारतीय साम्राज्य था। ये क्या था? गोदावरी के दक्षिण में स्थित है, गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था ये चोल साम्राज्य। तक्षशिला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, अभी पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल है, कहां है अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है। अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में ये स्थित है तक्षशिला। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। रावलपिंडी एक्सप्रेस किस क्रिकेटर को कहा जाता है? तक्षशिला जो है एक बहुत बड़ा नाम था। तक्षशिला ये शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन भारत में यह शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था ये तक्षशिला। एक समय था जब ये भारत में था तो ये शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। अभी हालत देखिए कहाँ है? पाकिस्तान में कटोरा लिए हुए ये हालत हो गई है। एक बात और, तक्षशिला जो है ये गांधार देश की राजधानी हुआ करती थी प्राचीन भारत में, गांधार देश की, यहीं से आई थी गांधारी। अब गांधारी कौन है ये तो मिलेनियल्स को पता होगा, देखते हैं जेनजी को पता है कि नहीं है। अगर कोई जेनजी देख रहे हैं इस वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि गांधारी कौन थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग, आयरन का प्रयोग कब शुरू हुआ? ऑप्शंस हैं प्राय 9000 वर्ष पूर्व, प्राय 12000 वर्ष पूर्व, प्राय 6000 वर्ष पूर्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो लोहा का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में कब शुरू हुआ इसकी तिथि जो है वो निश्चित नहीं है, निश्चित
नहीं है। कार्बन डेटिंग और जो है पुरातात्विक स्रोत के आधार पर अगर देखा जाए तो यह 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच शुरू हुई थी। तो इसमें आंसर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? एक झील था सुदर्शन झील, कृत्रिम जलाशय था, उसका मरम्मत किसने किया था? ठीक है, संस्कृत के एक शिलालेख के अनुसार। ऑप्शन है हर्ष, कनिष्क, रुद्रदामन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रुद्रदामन। रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का जो है मरम्मत करवाया था। अब देखिए दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख, यह शिलालेख था जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदमन से संबंधित है। रुद्रदमन का है, रुद्रदमन का। देखिए यह अभिलेख जो है संस्कृत का सबसे पुराना अभिलेख है। संस्कृत का सबसे प्राचीन अभिलेख है, सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का जो निर्माण है इसका निर्माण किया था मौर्य शासक के अंतर्गत एक प्रांतीय शासक थे, उसका नाम था पुष्यगुप्त। इन्होंने ही इसका निर्माण किया था। पहले मौर्य शासक के अंतर्गत एक प्रांतीय शासक थे पुष्यगुप्त, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। लेकिन बाद में इसका मरम्मत जो किया था, मरम्मत किया था प्रथम मरम्मत जो है, प्रथम मरम्मत रुद्रदमन ने किया था। और अगर सेकंड मरम्मत की बात करें तो वो किया था स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है फिर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा, ये पाल शासक थे, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इन्होंने सोमपुरी विहार भी स्थापित किया था। सोमपुरी विहार धर्मपाल ने। एक इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी है, गोपाल, ये क्या थे? पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक। इन्होंने ओदंतपुरी विहार की स्थापना की थी। ओदंतपुरी विहार। अगला क्वेश्चन है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ऑप्शंस हैं मौर्य कला, गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गुप्त कला। ये जो झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर है इसको बोला जाता है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर ये जो है, और इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर है वो उसकी मूर्तियां जो है गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। देखिए गुप्त कला जो है ना, गुप्त काल, इसी काल में जो है मंदिर निर्माण का प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल को ही मंदिर निर्माण प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अब देखिए मंदिर निर्माण जो है 3 शैली में होता था। इसकी 3 शैलियां पॉपुलर थी। एक है नागर, एक है द्रविड़, एक है बेसर। ठीक है, ये 3 शैलियों में मंदिर निर्माण किया जाता था। नागर जो है ये उत्तर भारत में प्रचलित था, ये शैली उत्तर भारत में प्रचलित था। द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में प्रचलित था, और बेसर शैली मध्य भारत में। ये जो है बेसर जो है ना, ये नागर और द्रविड़ दोनों का क्या है? मिक्सचर है बेसर शैली। तो ये मध्य भारत में पॉपुलर था, द्रविड़ जो है दक्षिण भारत में, और नागर शैली जो है उत्तर भारत में।
अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। रामगुप्त को मारकर इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी, इसको मारकर सत्ता प्राप्त कर ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये बहुत ही पॉपुलर राजा है, बहुत ही पॉपुलर शासक रहे हैं। ये कौन था? ये जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था ये। इसका जो शासनकाल है वो शासनकाल 350 से 415 ईस्वी के बीच इन्होंने शासन किया था। इसके शासनकाल को जो है भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है, भारत का स्वर्ण युग। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य। नाम सुना होगा आप लोगों ने, विक्रमादित्य। इसकी उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। इसके अलावा सांची अभिलेख में इसको और कुछ नामों से जाना गया है। सांची अभिलेख में इसको प्रवरसेन कहा गया है और देवराज भी कहा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके दरबार में कौन चीनी यात्री आए थे? तो वो आए थे फाहियान। फाहियान नामक चीनी यात्री इसके दरबार में आए थे। और इस फाहियान ने क्या लिखा था? फूकोकी ग्रंथ लिखा था फाहियान ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। एक बात और, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ बड़े बड़े विद्वान रहते थे इसके दरबार में, उनका भी नाम आप याद रख लीजिए। एक तो आपको पता ही है, कालिदास इसके दरबार में होते थे। उसका धन्वंतरी, उसके बाद वराहमिहिर। अगला प्रश्न है कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यभूति ने। अब देखिए, वर्धन वंश को जो है पुष्यभूति वंश भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। पुष्यभूति वंश भी इसको कहा जाता है। अब वर्धन वंश में, वर्धन राजवंश में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए थे, हर्षवर्धन। इनके बारे में तो आप जानते होंगे। इसके दरबारी कवि थे कौन? इसके दरबारी कवि थे वान भट्ट ने हर्षचरित लिखा था, हर्षचरित। इसी में उसने पुष्यभूति को जो है वर्धन राजवंश का संस्थापक बताया था। हर्षचरित किसने लिखा? वान भट्ट ने। इसके अलावा इसने कादंबरी भी लिखा है, कादंबरी और चंडी शतक। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक किसने लिखा है? वान भट्ट ने। वान भट्ट कौन था? दरबारी कवि था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन किस वंश से रिलेटेड है? वर्धन राजवंश से, यानी पुष्यभूति वंश से। अब पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वेनसांग। ये किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के। मैंने आपको बताया था, हाहा, वही याद रखना है, हर्षवर्धन, वेनसांग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, MI बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको टकराएगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। बौद्ध महासभा से, बौद्ध संगति से क्वेश्चन टकराता ही टकराता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। यानी राजगीर में पहला जो है प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था। वैशाली में सेकेंड हुआ था, पाटलिपुत्र में थर्ड हुआ था और फोर्थ हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में, फोर्थ वाला कश्मीर में। बौद्ध संगति से रिलेटेड आपको सारा इंफॉर्मेशन याद रखना है, वो मैं बताता हूं। बौद्ध संगति या बौद्ध महासभा
कि इस डिटेल को जो है ना अपने दिमाग में समा लेना है, एकदम रट लो, एग्जाम में काम आना ही आना है। देखिए, पहला बौद्ध संगति जो है 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ, कलाशोक के शासनकाल में हुआ, अध्यक्ष थे सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगति जो है 250 ईस्वी के आसपास हुई, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में, मोग्गालीपुत्र तिस्स के अध्यक्षता में। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई ईसा की पहली शताब्दी में हुई, कुंडलवन, शासक थे कनिष्क और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो देखिए, इसमें से तीन बौद्ध संगति, ये तीनों बिहार में हुआ था। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। चौथा जो है कश्मीर में हुआ था। पहला अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक, काला हटा दीजिए, अशोक। पहला अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। कश्मीर में हुआ था तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब इसके अध्यक्ष को देखते हैं। अध्यक्ष जो है पहला है महाकश्यप। देखिए, इसको ऐसे याद रखिएगा, पहला वाला जो है महान होता है, बहुत महान होता है। तो पहला महाकश्यप था, दूसरा सबकामी, सबऑर्डिनेट था, छोटा, उससे छोटा, सबकामी। तीसरा मोग्गालीपुत्र तिस्स था, ये अशोक को याद रखिएगा, मोगली का भाई है अशोक, तो मोग्गालीपुत्र तिस्स से याद रहेगा। अशोक जो है मोगली का भाई है, अशोक मोग्गालीपुत्र तिस्स। और चौथा जो हुआ था वसुमित्र, ये कनिष्क के शासनकाल में इसका हुआ था। तो पहला आपको याद रहेगा मतलब महान कुछ कार्य हुआ था तो महाकश्यप ने किया था। दूसरा सबकामी, मतलब थोड़ा सा सबऑर्डिनेट था उसका, सबकामी। तीसरा अशोक जो है वो मोगली का भाई था, तो अशोक मोग्गालीपुत्र तिस्स, कनिष्क वसुमित्र। इसको कुछ अपने मन से ट्रिक लगा के जो आपको समझ में आ जाए वैसे करके याद कर लेना है, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? ऑप्शंस है कुषाण, चेर, पश्चिमी शक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। कुषाण ने रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। एक नाम सुना होगा आपने, रेशम मार्ग, यानी सिल्क रूट। कुषाणों और रोमन साम्राज्य में जो व्यापारिक संबंध चलते थे वो सिल्क रूट से ही होते थे। इसका वर्णन जो है भारत और रोम साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध का जो वर्णन है एक पुस्तक में किया गया है। उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है ये अज्ञात है, लेखक का पता नहीं है, किसने लिखा है ये अज्ञात है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, हाँ, इरिथ्रियन सी किसको संबोधित कर रहा है यहाँ? लाल सागर को। इरिथ्रियन सी से तात्पर्य यहाँ लाल सागर है, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुषाण शासकों ने स्थापित किया था। दूसरा क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बिंबिसार, ऑप्शन है सीलभद्र, विजयसेन, जीवक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जीवक। बिंबिसार जो है मगध का बहुत बड़ा राजा था। इसने एक वंश की स्थापना की थी, उसका नाम था हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के संस्थापक थे। इनके ही दरबार में एक चिकित्सक रहते थे जिनका नाम था जीवक। एक अवंती के राजा थे, अवंती के राजा थे जिनसे पहले इनकी दुश्मनी थी, बाद में मैत्री संबंध हो गया था, युद्ध भी हुआ था इनके बीच। बाद में मैत्री संबंध के बाद जो है इस अवंती के राजा का नाम था चंड प्रदोत। चंड प्रदोत नाम था इसका। इनको क्या हो गया था? पीलिया रोग से ग्रसित थे। इनके इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को इनके दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में कौन सा है? ऑप्शंस है लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल जो है कहाँ है? गुजरात में है।
गुजरात में लोथल जो एक बंदरगाह शहर था, ये बंदरगाह शहर हुआ करता था हड़प्पा कालीन सभ्यता में। अब देखिए लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, भोगवा नदी, और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने कब किया था? 1957 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यहां पे डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं, डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। डॉकयार्ड के साक्ष्य कहां मिले? लोथल में। लोथल कहां है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस है विजयालय, करिकाल, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चोल वंश का संस्थापक विजयालय, ऑप्शन नंबर ए। विजयालय ने 8वीं सदी में चोल वंश की स्थापना की थी। राजधानी थी इसकी तंजावुर बोलते हैं उसको, तंजौर जो है चोल वंश की राजधानी थी। चोल वंश कुछ कारणों से बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो इसमें है नटराज की मूर्ति, नटराज की प्रतिमा चोल वंश की देन है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो कि आजकल के पंचायती राज से मिलती जुलती है, स्वशासन व्यवस्था। सोचिए उस समय में ही उसके पास स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी चोल वंश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जुते हुए खेतों के निशान किस हड़प्पन नगर में मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त में से एक कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। यहीं से मिले हैं जुते हुए खेत। ये कालीबंगन है कहाँ? ये है राजस्थान में। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी के किनारे बसा है, घग्गर नदी इसके किनारे बसा हुआ हड़प्पाकालीन शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन थे? किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भारवी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारवी। भारवी जो है ये संस्कृत भाषा में इन्होंने किरातार्जुनियम पुस्तक की रचना की है। किरातार्जुनियम की कथा वस्तु जो है महाभारत से ली गई है। इसमें शिव और अर्जुन की कथा है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? हमने इस बौद्ध संगति या बौद्ध महासभा के संबंध में एक चार्ट देख लिया है। उस चार्ट को पूरा कंठस्थ रखना है आपको, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है महाकश्यप, सबकामी, मुगालिपुत्तिस और वसुमित्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, ये प्रथम के थे। सबकामी थे सेकंड के, थर्ड के थे मुगालिपुत्तिस और फोर्थ के थे, फोर्थ बौद्ध संगति के वसुमित्र। फोर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष जो हैं, उपाध्यक्ष भी थे, उसका नाम है अश्वघोष। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने जो बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है, उसका नेक्स्ट एपिसोड लेके हम बहुत जल्द आने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।